हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म सफलता स्टडी स्कूल और पुनः जुड़ चुके हैं आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ में आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म, आपका अपना परिवार जिसको मैं कहूँ सफलता स्टडी स्कूल। बहुत नामी-जानी संस्था पूरे इंडिया के अंदर तो अपने आप में एक अच्छा परचम लहराने वाली संस्था जो कि इनका मेन फ़ोकस जो रहेगा वो रहेगा आईएएस और आरएस। आईएएस और आरएस के एग्जाम के लिए अपनी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस को क्लियर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस को क्लियर ही नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, एक सिस्टम के साथ में उसको बहुत अच्छे से कवर अप भी कर रहे हैं। मैं सिंपल सी बात में अगर एक बात में पूरी बात को कहना चाहूँ तो अरे जब तक आपकी इमारत की नींव अच्छी नहीं होगी तब तक आपका जो इमारत होगी वो भी मजबूत नहीं होगी। और इसी प्रकार आईएएस और आरएस के लिए अगर आपको नींव तैयार करनी है तो आपको एनसीईआरटी का बेस क्लियर करना ही पड़ेगा। तो उसी एनसीईआरटी बेस के लिए अपने क्लास लेके आए, बहुत अच्छे सिस्टम से पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको सब कुछ यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यानी कि आईएएस और आरएस की तैयारी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। मैं फिर कहना चाहता हूँ कक्षा 6 का जो सौर मंडल में पृथ्वी की जो टॉपिक है, सौर मंडल में जो पृथ्वी, इसका जो अध्याय फर्स्ट है इसके काफी ज्यादा एमसीक्यू में आपको कवर करवा चुका था। यानी कि मैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कवर करवा चुका था। उसके आगे कंटिन्यू उसी रुझान के साथ में चलते हैं बिल्कुल प्रॉपर। जहां तक मेरे को लग रहा होगा आवाज एकदम समझ में आ रही होगी, आवाज में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चले शुरू एकदम हौसले के साथ में, एकदम पुनः हौसले के साथ में। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते चलो, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, आंखों में समंदर दिलों में आग लिख दूंगा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले मेरे पर काटने की, और तू चाहे जितनी कोशिश कर ले मेरे पर काटने की, और मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। यानी कि हौसला तो ऐसा ही बुलंद एक प्रकार रखना ही पड़ेगा, तभी अपनी सक्सेस मिल सकती है। चले पुनः शुरू करते। आवाज एकदम परफेक्ट होगा, एकदम सभी थंब का इंप्रेस मेरे को दे दो भी सर आवाज एकदम परफेक्ट है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है? यानी कि किसका जुड़वा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है? विच प्लेनेट इज द कंसिडर्ड टू बी द ट्विन ऑफ अर्थ? अगर मेरी लैंग्वेज में समझो ना तो श्री गणेश करते बोर बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, गणेश श्री गणेश एकदम सिस्टम के साथ में। देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। किसको पृथ्वी का आपका जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट कहा जाता है? मैं फिर कहना चाहूंगा जिसकी क्लाइमेट, जिसका स्थल भाग, जिसका एटमॉस्फेयर और जिसका वेदर, टेम्परेचर या फिर रेन के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो जहां ना जहां कुछ न कुछ कंडीशंस अपने को अर्थ के जैसा अपने को मिलता हो, जहां कुछ न कंडीशन अपने को अर्थ के जैसा मिलता हो, उसे आपके पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो जितने सौरमंडल में ग्रह पड़ते हैं, सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या की बात करता हूं, सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या आपकी प्यारे बच्चों कितनी है? 8 ग्रह हैं। 8, एक अपना पृथ्वी बचता है, उसके अलावा जो 7 बच जाते हैं उसमें से किसी सौर पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जो इनकी पृथ्वी से जैसी कंडीशन रखता है। तो जो आपने विनस का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, शुक्र का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, विनस का या फिर शुक्र का नाम सुना होगा, इसे आपका पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसी को आपका सांझ सांझ या फिर भोर का तारा कहा जाता है, या फिर आपका भोर का तारा कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी आपको इसको कहा जाता है। यहां तक एकदम बात क्लियर है क्या? फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, इसका आपका कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा, यानी कि विनस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? इन हाउ मेनी डेज डज प्लेनेट विनस कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? यानी कि जो आपका शुक्र प्लेनेट है, यानी कि विनस प्लेनेट है, आपका जो एक सूर्य, क्योंकि आपको ये तो पता होगा जितनी भी ग्रह ना, जितने भी ग्रह, ये सभी के सभी आपस में किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? ये आपस में चारों ओर सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा। जब ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो नॉर्मल सी एक बात बताओ मेरे को, नॉर्मल सी आप एक बात बताओ, जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो एक जो नजदीक होगा, सपोज करो ये है सूरज,
सन, ये सबसे पहला ग्रह, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार ये प्लेनेट पड़ते हैं इस प्रकार। देखो जो सबसे नजदीक होगा वो उसकी अलग से चाल होगी, ठीक है, ग्रेविटी में पता होगा, नजदीक भी होगा थोड़े टाइम में चक्कर लगा लेगा, ये थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ये उससे दूर है इसको उससे ज्यादा टाइम लगेगा, फिर बाहर वाले को उससे ज्यादा टाइम, फिर ऊपर वाले को उससे ज्यादा टाइम, यानी कि सबसे पास वाला आपका बुध आता है, मरकरी आता है, एंड सेकंड पे वीनस आता है। तो पूछ रहा वीनस कितना टाइम लेता है, शुक्र कितना टाइम लेता है, तो ये 255 दिन लेता है। कितना? 255 दिन लेता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अर्थ यानी कि अर्थ जो रोटेट करती है ना सूरज के चारों ओर, अर्थ जो सूरज के चारों रोटेट करती है वो 365 दिनों में करती है, 365 दिनों में करती है। इज द राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 255, क्योंकि अपने को शुक्र ग्रह का पूछा गया है। लेकिन अर्थ के मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अर्थ का नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो सर। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? देखो आपको मैं बताऊं, आपने आज तक ये सुना होगा, सुना क्या सोचा भी होगा, आज तक आपने सुना क्या सोचा भी होगा, क्या सोचा होगा? सुनो पहले बात, आपने ये सोचा होगा, ये जो आपकी अर्थ है, ब्लू कलर की अर्थ बना रहा हूं मैं आपकी, आपकी क्या बना रहा हूं मैं? ब्लू कलर की अर्थ बना रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी एक चीज बता रहा हूं आपको, जो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, अभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ये इसका चांद है। कभी इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, यहाँ पे दिखता भी नहीं, यहाँ पे लिखी सी बन जाती है, ऐसा कुछ इसका चांद का कंडीशन है, ठीक है, इसके चांद है, एक ही है सिंगल ही, ज्यादा नहीं है, सिंगल चांद ही है, चांद चंद्रमा, क्या इसका, ठीक है। सुनो, और ये क्या आपकी क्या थी? पृथ्वी थी, ये आपकी क्या थी? पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी, ये चंद्रमा। देखो एक बात बताओ, जो चीज, ध्यान से सुनो, वह पिंड, वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर, वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे बच्चों चंद्रमा कहा जाता है, उसे प्यारे बच्चों चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है, चंद्रमा कहा जाता। वह पिंड जो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हो, वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हो ना, उन सभी को आपको चांद कहा जाएगा। अब लोग सर ये क्या कह रहे हो, हमने तो आज तक कुछ और ही पढ़ा था, हमने तो आज तक कुछ और ही पढ़ा था, आपने तो जज्बात बदल दिए, ये हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, क्या करें अब, क्या ना करें हम? अरे ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं जितने भी ग्रह 8 के 8, उनके चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं ना, उन सभी को क्या बोलेंगे? उन सभी को चांद बोलेंगे। आपने बोलोगे सर हमारा तो चांद एक ही था, मतलब बहुत सारे चांद है। रियलिटी में सही सुना आपने मेरी बात को, आपने मेरी बात को बिल्कुल सही सुना, सर चांद बहुत सारे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नोट करके लिखा दूं, नोट करके एक बात बता दूं, सभी ग्रहों के पास, सभी ग्रहों के पास, ग्रहों के पास स्वयं के, स्वयं के उपग्रह है, जिन्हें 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 चंद्रमा, जिन्हें चंद्रमा कहा जाता है। यानी कि सभी ग्रहों के पास में, जो सभी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं, और सभी ग्रहों के पास में है ये उपग्रह, तो इन्हें क्या बोलेंगे? चंद्रमा। आपको ये समझ में आ गया सर बहुत सारे चांद है, तो बहुत सारे चांद है। लिखो सौर मंडल में, सौर मंडल में, सौर मंडल में बहुत सारे, बहुत सारे चंद्रमा, चंद्रमा विद्यमान है, विद्यमान है।
सौरमंडल में बहुत सारे चंद्रमा आपके विद्यमान है। यहां से आपको इतनी सारी फैक्चुअल बातें पढ़ने को मिली, यहां से इतनी सारी फैक्चुअल बातें पढ़ने को मिली, मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, अब ये दिमाग से निकाल देना, क्या चंद्रमा इनके पास भी है, क्या चंद्रमा शुक्र के पास भी है, या फिर बुध के पास, बृहस्पति के पास भी है, आपको ये पता चला होगा। ये जब 3 स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी तो बहुत कुछ जानने को सीखा होगा, आपने मिला होगा। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, शनि ग्रह के पास चांद कितनी है, यानी कि वो चीज शनि के पास कितने है जो शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो चीज शनि के पास कितने जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो 30 से अधिक है भाई प्यारे बच्चों, 30 से अधिक सर्वाधिक चांद, सर्वाधिक चंद्रमा, सर्वाधिक चंद्रमा की बात करता हूं, सर्वाधिक चंद्रमा की संख्या, सर्वाधिक अगर किसी के पास में चांद की संख्या है तो किसके पास में है, वो आपके शनि के पास में है, 30 से अधिक चांद पड़ते हैं। लेकिन नोट करके लिखवा दूं, नोट करके क्या लिखवा दूं, अगर इसके पास में पूछे पृथ्वी के पास में, पृथ्वी के पास में, पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा आपका पड़ता है। यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है क्या, फिर मैं आगे चलूं। सर एकदम क्लियर है, बस आप तो आगे चलो अभी। व्हाट इज द नंबर ऑफ मून्स ऑफ सैटर्न, सैटर्न पड़ता है तो कितने पड़ते हैं, 30 से ज्यादा पड़ते हैं, मोर देन 30 पड़ते हैं। इसका हो गया राइट क्वेश्चन, ये हो गया। आगे, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है, अगर मैं सूरज से पृथ्वी की लगभग दूरी की बात करता हूं, देखो ये आपका सूरज है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका सूरज है। ऐसे नहीं बनाऊं इसको, ठीक है, थोड़ा सा मैं सिस्टम से बना लूं भी, अपने को बाद में दिक्कत ना है, काफी समझ लेंगे। ये आपका सूरज है, और यहाँ पे अर्थ रोट, ठीक है, ध्यान से समझना भी। ये तो पता होगा जो अपनी अर्थ है, जो अपनी अर्थ है, मैं 3-4 को नाम लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना, 4 के नाम लिख रहा हूँ। ये अपनी अर्थ है, अर्थ, ये भी अर्थ, ये भी अर्थ पड़ता है, और ये भी अपना अर्थ पड़ता है। बीच वाला क्या है आपका सन है, बीच में आपका सूरज है, चारों साइड में अर्थ है। देखो जब आपको ये तो पता होगा जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर कौन से पथ पे चक्कर लगाती है, कौन से पथ पे, तो वो दीर्घ वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार पथ के ऊपर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी व सूरज के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, और कितने टाइम में चक्कर पूरा करती है, 365 दिनों में, 365 दिनों में एक चक्कर अपना सूरज के चारों ओर पूरा करती है। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। देखो जब ये दीर्घ वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है तो एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब ये सबसे नजदीक आ जाती है, एक ऐसा टाइम जब ये सबसे नजदीक आ जाती है, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर नजदीक आ जाती है ना, तो उसे कहा जाता है उपसौर। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे आपका उपसौर कहा जाता है। इस कंडीशन को उपसौर कहा जाता है जब नजदीक होता है, ठीक है। और वह कंडीशन जब जो पृथ्वी है वो सूरज से दूर चली जाती है, पृथ्वी जब सूरज से दूर चली जाती है, इसे अपसौर कहा जाता है, इसे इसे आपका अपसौर कहा जाता है, इसे अपसौर कहा जाता है। और जो उपसौर की कंडीशन होती है ना, जो आपकी उपसौर की कंडीशन होती है, ये 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। और ये जो होता है 4 जुलाई को होता है, ये जो आपका होता है 4 जुलाई को होता है, वो 3 जनवरी को, ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है, एकदम सर क्लियर है। जो उपसौर होता है ना, इस समय जब सबसे नजदीक आती है तो उस समय जो आपको बताऊं, जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी रहती है ना, वो आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर रहता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर रहता है। और जब दूर चला जाता है तब ये 15.20 करोड़
किलोमीटर हो जाता है। जब नजदीक होता है तो ये 14.70 करोड़ किलोमीटर रहती है, जब दूर चली जाती है ये 15.20 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाती है। पूछा जाए अपने को एवरेज पूछा गया, लगभग आइडिया से पूछा गया है, यानी कि ये 20 से ज्यादा है, ये 30 कम है। तो आइडिया से अगर मैं बात करूं तो आइडिया से अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो आइडिया से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइडिया से बात करूं तो कितना, लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहां से ये बात आपके कंफर्म होनी चाहिए। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है, तो वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो आपके 15 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर पड़ता है। ठीक है, आगे चलो मैं, चलो सर। सूर्य एक है, सन वन। सूर्य क्या चीज है? सूर्य सर कोई डांसर है? सूर्य कोई बादल है? सूर्य कोई घास का मैदान है? सूर्य कोई भूकंप है? अरे एक बात सुनो, तीन चार बातें स्टेटमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। तीन चार बातें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। सूर्य एक तारा है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, तारा क्या होता है? तारे की डेफिनेशन, वह खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जिसका जिसका स्वयं का प्रकाश होता है तथा वह स्थिर होता है, तथा वह स्थिर होता है। ठीक है, उसे आपका तारा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्थिर खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड गति नहीं करता, नहीं करता, बल्कि ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बल्कि ग्रह क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या? खगोलीय पिंड गति नहीं करता, बल्कि जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है क्या? सूर्य क्या है? सूर्य इसमें से देखो, क्या सूर्य एक तारा है? तारा क्या होता है? वह खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, वह खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वो स्थिर है, तो उसे तारा कहा जाता है। स्थिर खगोलीय पिंड गति नहीं करता, बल्कि वह ग्रह के चारों ओर, बल्कि ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो स्थिर होते हैं, यानी कि ये तो गति नहीं करता, बल्कि जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का तारा है। स्टार इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? ये व्हाट डज द आर्टिफिशियल बॉडीज कौन सी होती है? ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, प्लेनेट होते हैं, मेट्रियोट्स होते हैं, ये मेट्रस होते हैं? आपको बताना चाहूंगा सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँ, देखो ग्रह होते हैं, मैंने बताया अभी था, ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपना एक उपग्रह चंद्रमा, जो आपके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये तो एक प्रकार का क्या, ये तो प्राकृतिक है, ये तो आपका अप्राकृतिक है, प्राकृतिक ग्रह। ठीक है, लेकिन ये पूछा आर्टिफिशियल बॉडीज कौन सी होती है सैटेलाइट के अंदर। देखो जो अपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, ये जो अपनों ने भेजे थे ना, ये जो अपनों ने भेजे थे, ये क्या थे? ये प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा, ये अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे।
और ये अपने मानव निर्मित थे। ये कैसे थे? मानव निर्मित थे, मानव निर्मित थे, यानी कि इसको मानव ने बनाया था। मानव ने बनाया जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। देखो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है, लेकिन कैसे थे? मानव निर्मित थे। तो ये आर्टिफिशियल बॉडीज होगी। वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल बॉडीज हो गया। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? कृत्रिम ग्रह कौन से होते हैं? जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, उन्हें आपके आर्टिफिशियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, ये मानव निर्मित होते हैं। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने उन्होंने छोड़े थे, ये आपकी मानव निर्मित थे, ना ग्रह था, ना उल्का पिंड थे, ना उल्काएं थे, तो ये मैन मेड सैटेलाइट्स थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये होने वाला है। हमारा सौरमंडल भाग है नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, या फिर नन ऑफ दिस का। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट, हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो मैंने आपको एक बात कहा था, क्या बात कहा था? देखो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बात करता हूं, ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या चीज है? बहुत सारी आपकी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं है। ठीक है, उसी के अंदर एक आकाश गंगा है मिल्की वे। मिल्की वे, इस एक आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे क्या आपके तारे, बहुत सारे आपके तारे, इसके अंदर बहुत सारे तारे हैं। इसी के अंदर एक आकाश गंगा मिल्की वे, और इसी मिल्की वे का भाग अपना सौरमंडल, इसी मिल्की वे का भाग पड़ता अपना क्या? सौरमंडल। तो यहां से हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो ये आपका मिल्की वे का भाग है। राइट होगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो। हाँ, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? देखो शनि के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह थे, यानी कि 30 प्लस थे। शनि के पास में 30 प्लस उपग्रह थे, सबसे ज्यादा इसके पास में सैटेलाइट थे। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे आफ्टर सच सैटर्न व्हिच इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो बुध, शनि, यूरेनस, मंगल, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस या फिर मार्स। मैं आपको बताऊं, यूरेनस के पास में उसके बाद के सेकंड नंबर पे जो मून पड़ते हैं, शनि के बाद यूरेनस के पास में सबसे ज्यादा मून देखने को मिलते हैं। तो 8 का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई किसी प्रकार की आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर, चलो सर आगे चलो। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में, 365 दिनों के अंदर, आपका 21 दिनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इन हाउ मनी डेज डज द मून कंप्लीट वन रिवोल्यूशंस अराउंड द अर्थ? कितने टाइम में वो पूरा करता है? इन 27 डेज, 365। देखो ये परसेंटेज को हटा दो। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने टाइम में करता है? 27 दिन में, 365 दिन में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। देखो 365 दिन के अंदर तो जो आपकी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है। ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर पूरा करती है। तो ये 365 तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर 27 दिन में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ए इसका राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी चांद को देखते हैं तो चांद का हमेशा अपने को एक पार्ट ही दिखता है। जब भी चांद को देखते हैं तो चांद का हमेशा अपने को एक पार्ट ही दिखता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो रीजन, हमें हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और उपरोक्त सभी आपको बता दो इसमें सबसे, देखो जितने टाइम में, जितने टाइम में जो चांद है वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि 27 दिन में, उतने ही टाइम में वो अपनी जगह पे घूर्णन करता है, उतने ही टाइम में वो अपनी जगह पे घूमता है। 27 दिनों में वो पूरा एक खुद का भी चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वैसे वैसे वो भी घूमता जाता है। तो हमको हमेशा उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, हमको हमेशा उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है, तो उसका एक ही पार्ट अपने को दिखाई देता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। और यहां तक करते ही आपके
जो 6 क्लास के एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे, यहाँ से विधि विधान के साथ में चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई तकलीफ का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।